जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर 2 पदार्थ का वर्गीकरण इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। पहला नंबर प्रश्न है, तत्व, यौगिक और मिश्रण की परिभाषा लिखें। तो सबसे पहले हम लोग तत्व की परिभाषा लिखेंगे कि तत्व पदार्थ का एक शुद्ध और सरलतम द्रव है जो किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा दो या दो से अधिक सरल द्रव्यों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। यौगिक की परिभाषा लिखेंगे कि यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो दो या अधिक तत्वों के भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग के फलस्वरूप बनता है। और मिश्रण की परिभाषा लिखेंगे कि मिश्रण वह पदार्थ है जो दो या अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में परस्पर मिला देने से बनता है। दूसरा प्रश्न है, यौगिक की प्रमुख विशेषताएं लिखें। इसका उत्तर लिखेंगे कि यौगिक के प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला विशेषता लिखेंगे कि यौगिक के अवयवी तत्वों को किसी भी यांत्रिक या भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। दूसरा विशेषता लिखेंगे कि किसी यौगिक के गुण उसके अवयवी तत्वों के गुणों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। और तीसरा गुण लिखेंगे कि किसी यौगिक के बनने में ऊष्मा या प्रकाश के रूप में ऊर्जा का प्रायः उत्सर्जन या अवशोषण होता है। चौथा विशेषता लिखेंगे कि यौगिक में उसके अवयवी तत्वों के भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में रहते हैं। पांचवा विशेषता लिखेंगे कि यौगिक के द्रव्यनांक और क्वथनांक निश्चित होते हैं। फिर है कि यौगिक के संगठन और गुण सर्वदा एक समान रहते हैं। अगला प्रश्न है, तत्व और यौगिक में मुख्य अंतर क्या है। तो ये देखिए यहाँ पे तत्व है इधर और इधर यौगिक का है। तो इसका पहला अंतर लिखेंगे कि तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं का बना होता है जबकि यौगिक विभिन्न प्रकार के परमाणुओं का बना होता है। दूसरा अंतर लिखेंगे कि तत्व सिर्फ एक ही पदार्थ का बना होता है जबकि यौगिक दो या दो से अधिक विभिन्न पदार्थों का बना होता है। तीसरा अंतर लिखेंगे कि तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है जबकि यौगिक का सूक्ष्मतम कण अणु कहलाता है। अगला प्रश्न है, उपयुक्त उदाहरण देकर यौगिक और मिश्रण में अंतर स्पष्ट करें। तो देखिए यहाँ पे इधर यौगिक है और इधर मिश्रण है। तो इसका पहला अंतर लिखेंगे कि इसके अवयवों को सरल यांत्रिक विधियों से पृथक नहीं किया जा सकता है जबकि मिश्रण के अवयवों को सरल यांत्रिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। दूसरा अंतर लिखेंगे कि यौगिक एक ही प्रकार के अणुओं का बना होता है जबकि मिश्रण इसमें दो या दो से अधिक प्रकार के अणु विद्यमान रहते हैं। तीसरा अंतर लिखेंगे कि यौगिक यह हमेशा समांग होता है जबकि मिश्रण यह हमेशा समांग या विसमांग हो सकता है। यह समांग या विसमांग हो सकता है। चौथा अंतर लिखेंगे कि इसके द्रव्यनांक और क्वथनांक निश्चित होते हैं जबकि मिश्रण के द्रव्यनांक और क्वथनांक निश्चित नहीं होते हैं। पांचवा अंतर लिखेंगे कि यौगिक का घनत्व अवयवी पदार्थों के घनत्वों से भिन्न होता है जबकि मिश्रण का घनत्व अवयवी पदार्थों के घनत्वों का औसत होता है। 5 नंबर प्रश्न है, समांग और विसमांग मिश्रण से आप क्या समझते हैं। प्रत्येक का एक एक उदाहरण दें। तो इसका उत्तर तो पहले हम लोग समांग मिश्रण का लिखेंगे कि दो या अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में परस्पर मिलाने के बाद निर्मित पदार्थ के गुण एवं संगठन संपूर्ण पदार्थ में एक रूप रहता है उसे समांग मिश्रण कहा जाता है। उदाहरण के लिए जल और चीनी। जबकि विसमांग मिश्रण का लिखेंगे कि दो या अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में परस्पर मिलाने के बाद निर्मित पदार्थ के गुण एवं संगठन संपूर्ण पदार्थ में एक रूप नहीं रहता है उसे विसमांग मिश्रण कहा जाता है। उदाहरण के लिए बालू और नमक। अगला प्रश्न है, अमोनिया क्लोराइड को बालू से ऊर्ध्वपातन विधि की सहायता से आप कैसे पृथक करेंगे, सचित्र वर्णन करें। इसका उत्तर लिखेंगे कि ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा बालू और अमोनिया क्लोराइड के मिश्रण से अमोनिया क्लोराइड को पृथक किया जा सकता है। तो इसके लिए प्रयोग यानी कि इसका व्याख्या लिखेंगे कि निर्मित मिश्रण को एक पेर्सिलेन बेसिन में लेकर इसके ऊपर एक कोनीय फनेल
यानी कि शंकु की पलटकर रख देते हैं। फेनेल सिरे को कपास की रुई से बंद कर देते हैं। बेसिन को गर्म करने पर मिश्रण में उपस्थित अमोनिया क्लोराइड बिना पिघले ही वाष्प में परिवर्तित होकर ऊपर उठता है, जो फेनेल के अंदर ठंडे भागों में ठोस के रूप में परिणत होकर एकत्र हो जाता है। फलस्वरूप बालू से अमोनिया क्लोराइड अलग हो जाता है। तो आप लोग ये देखिए यहाँ पे चित्र इधर, इसमें मिश्रण है जो कि अमोनिया क्लोराइड और बालू का मिश्रण है, और यहाँ पे रुई का झाग है। और ये देखिए यहाँ पे शंकु की, तो आप लोग इस तरह से इसका चित्र भी बना लेंगे, या फिर आप लोग ये वाला चित्र देखकर बना लेंगे। 7 नंबर प्रश्न है, प्रभाजी श्रवण का वर्णन करें। इसका उत्तर लिखेंगे कि प्रभाजी श्रवण विधि दो या अधिक मिश्रणीय द्रवों के मिश्रण के अवयवों को पृथक करने में अपनाई जाती है, जिनके अवयवी द्रवों के क्वथनांक का अंतर बहुत कम यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे कम हो, उसी को प्रभाजी श्रवण विधि द्वारा अलग किया जाता है। तो आप लोग लिख लेंगे इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, लोहा को गंधक से पृथक करने की किन्हीं दो विधियों का उल्लेख करें। पहला लिखेंगे पृथक्करण विधि द्वारा। तो लौह चूर्ण और गंधक के मिश्रण से लौह चूर्ण को चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। इस मिश्रण के ठीक ऊपर एक चुंबक लाने पर लोहे के बारीक कण चुंबक की ओर आकर्षित होकर उससे चिपक जाते हैं, किंतु गंधक अचुंबकीय होने के कारण चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होता है। तो इस प्रकार लोहे और गंधक को हम लोग अलग कर लेंगे। और इसका दूसरा विधि है छानना यानी कि फिल्ट्रेशन। तो इस विधि द्वारा भी हम लोग छानन विधि द्वारा भी हम लोग इसको अलग कर सकते हैं। तो लोहे के चूर्ण और गंधक के लोहे के चूर्ण और गंधक के मिश्रण में कार्बन डाइसल्फाइड डालने पर गंधक उनमें घुल जाती है, किंतु लोहे के कणों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्राप्त द्रव को छानने पर लोहा पृथक हो जाता है। इस प्रकार हम लोग लोहे और गंधक को अलग कर सकते हैं। तो आप लोग लिख लेंगे इसका उत्तर। 9 नंबर प्रश्न है, विलायक और विलयन की व्याख्या करें। इसका उत्तर लिखेंगे कि जो पदार्थ द्रव में घुलकर विलयन बनाता है वह पदार्थ विलेयक कहलाता है। दूसरा कि जिस द्रव में किसी पदार्थ को घुलाया जाता है उस द्रव को विलायक कहते हैं। तीसरा कि दो या अधिक पदार्थों का समान मिश्रण विलयन कहलाता है। अगला प्रश्न है, विलेयता क्या है। कमरे के ताप पर जल में सोडा यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट की विलेयता ज्ञात करने की विधि का उल्लेख करें। इसका उत्तर लिखेंगे कि एक निश्चित ताप और दाब पर 100 ग्राम विलायक में किसी विलेय की घुलाने वाली अधिकतम मात्रा जो विलयन को संतृप्त कर दे, उस ताप और दाब पर उस विलेय की उस विलायक में विलेयता कहलाती है। उसके बाद हम लोग इस विलेयता ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे कि विलेयता ज्ञात करने के लिए इसके लिए जल में सोडियम क्लोराइड का संतृप्त विलयन करते हैं। इस विलयन का लगभग 100 ml पहले से तौले हुए एक पोर्सिलेन बेसिन में लेते हैं। विलयन के साथ बेसिन को पुनः तौल लेते हैं। अब बेसिन को बालू ऊष्मक पर रखकर धीरे धीरे गर्म करते हैं। जब पूरा जल वाष्पित हो जाता है और बेसिन में सिर्फ ठोस अवशेष यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट बच जाता है, तब बेसिन को एक शुष्क कारक में रखकर ठंडा करते हैं। इसके पश्चात ठोस अवशेष पोटेशियम नाइट्रेट के साथ बेसिन को तौल लेते हैं। गर्म करने पर ठंडा करने तथा तौलने का काम तब तक
किया जाए तब तक कि दोनों तौल एक समान न हो जाए। उसके बाद गणना करेंगे कि इस प्रकार, अब गणना इस प्रकार लिखेंगे कि माना कि बेसिन तथा छड़ का द्रव्यमान W1 ग्राम है। बेसिन, छड़ तथा विलयन का द्रव्यमान W2 ग्राम है। चूंकि विलयन का द्रव्यमान तो W2 माइनस W1 ग्राम हो जाएगा। अब विलयन को गर्म करने के बाद स्थिर भार बेसिन, छड़ तथा विलेय पदार्थ का द्रव्यमान W3 ग्राम हो जाएगा। तो विलेय का द्रव्यमान जो होगा वह W3 माइनस W1 ग्राम हो जाएगा। तो अतः अब हम लोग जल का द्रव्यमान निकालेंगे। तो W2 माइनस W1 इंटू माइनस W3 माइनस W1 इसका ग्रुप कर देंगे। जब इसको काटेंगे तो यहाँ पे देखिए W1 और W1 कट जाएगा तो बचेगा इधर देखिए यहाँ पे W2 माइनस W3 यहाँ पे शेष के रूप में आ जाएगा W2 माइनस W3 ग्राम। उसके बाद लिखेंगे कि अर्थात कमरे के ताप पर W2 माइनस W3 ग्राम जल में W3 माइनस W1 ग्राम विलेय घुलकर संतृप्त विलयन बनाता है। 11 नंबर प्रश्न है वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन में अंतर स्पष्ट करें। तो देखिए यहाँ पे ये रहा वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन। तो इसमें पहला अंतर लिखेंगे कि इसका संगठन समान होता है, जबकि कोलाइडी विलयन इसका संगठन भी समान होता है और इसका संगठन भी समान होता है। दूसरा अंतर लिखेंगे कि यह छन्ना पत्र के आर पार आ जा सकता है और यह कोलाइडी विलयन यह छन्ना पत्र के आर पार आ जा सकता है। निलंबन की यह छन्ना पत्र के आर पार आ जा सकता है, निलंबन के कण नहीं। तीसरा अंतर लिखेंगे कि इसके कणों का आकार यानी कि व्यास 10 के पावर माइनस 8 सेंटीमीटर के क्रम में होता है, जबकि कोलाइडी विलयन इसके कणों का व्यास 10 के पावर माइनस 7 सेंटीमीटर और 10 के पावर माइनस 5 सेंटीमीटर के बीच होता है, जबकि निलंबन के कणों का व्यास 10 के पावर माइनस 5 सेंटीमीटर के क्रम में होता है। चौथा अंतर लिखेंगे कि ये प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करते हैं, अतः टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करते हैं। कोलाइडी विलयन में लिखेंगे कि इसके कण प्रकाश का प्रकीर्णन कर टिंडल प्रभाव दिखाते हैं। निलंबन में लिखेंगे कि ये टिंडल प्रभाव नहीं दिखाते हैं। पांचवा अंतर लिखेंगे कि ये ब्राउनी गति दिखाते हैं, जबकि निलंबन ये ब्राउनी गति नहीं दिखाते हैं। छठा अंतर लिखेंगे कि इसमें वैद्युत कण संचलन नहीं होता है। कोलाइडी विलयन में लिखेंगे कि इनमें बहुत से कोलाइड वैद्युत संचलन दिखाते हैं। इसका निलंबन में लिखेंगे कि इसमें वैद्युत कण संचलन नहीं होता है। सातवां अंतर लिखेंगे कि इसमें कण नहीं दिखाई देते हैं। कोलाइडी विलयन में लिखेंगे कि इसके कण उच्च क्षमता वाले माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं, और जबकि निलंबन में लिखेंगे कि इसमें कण नग्न आंखों या सरल माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं। आठवां अंतर लिखेंगे कि यह पारदर्शी होता है। कोलाइडी विलयन यह अर्ध पारदर्शी, पारभासी या फिर अपारदर्शक होता है, जबकि निलंबन है यह अर्ध पारदर्शी या फिर पारभासी होता है। नौवां अंतर लिखेंगे कि इसमें विलेय के कण नीचे नहीं बैठते हैं, जबकि कोलाइडी विलयन इसके कण नीचे बैठते हैं और निलंबन इसमें ठोस के कण नीचे बैठ जाते हैं। तो आप लोग लिख लेंगे इतने सारे अंतर। 12 नंबर प्रश्न है कोलाइडी विलयन के प्रमुख गुण क्या है। इसका उत्तर लिखेंगे कि कोलाइडी विलयन के गुण निम्नलिखित है। पहला, इसका संगठन भी समान होता है। दूसरा कि यह छन्ना पत्र के आर पार आ जा सकता है। तीसरा, इसके कण प्रकाश का प्रकीर्णन कर टिंडल प्रभाव दिखाते हैं। चौथा कि ये ब्राउनी गति दिखाते हैं। पांचवा, इसके कण नीचे नहीं बैठते हैं। और छठा कि यह अपारदर्शी या अपारदर्शक होता है। अगला प्रश्न है विलयन के सांद्रण से आप क्या समझते हैं। विलयन का सांद्रण व्यक्त करने की एक विधि का वर्णन करें।
इसका उत्तर लिखेंगे कि किसी विलयन के प्रति इकाई द्रव्यमान या आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा विलयन का सांद्रण कहलाती है। उसके बाद लिखेंगे कि विलयन का सांद्रण द्रव्यमान या आयतन के विचार से प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो पहला देखिए द्रव्यमान के रूप में प्रतिशत में व्यक्त करेंगे। तो मान लें कि किसी विलायक यानी कि जल के 90 ग्राम में 10 ग्राम यूरिया घुलाया जाए तो इस विलयन का सांद्रण द्रव्यमान के अनुसार 10% होगा। अतः इस विलयन का सांद्रण व्यक्त करने के लिए हम लोग करेंगे तो विलयन का सांद्रण ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 10 ग्राम बटा 90 ग्राम प्लस 10 ग्राम इंटू 100 ग्राम। तो यहाँ पे 10 और नीचे जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, 100 का 100 कट जाएगा तो हो जाएगा 10%। फिर उसके बाद दूसरा है देखिए यहाँ पे कि आयतन के रूप में प्रतिशत व्यक्त करने के लिए तो मान लें कि किसी जलीय विलयन के 100 सेंटीमीटर क्यूब में 20 सेंटीमीटर क्यूब एथेनॉल घुलाया हुआ है। अतः इस विलयन का सांद्रण तो विलयन का सांद्रण ज्ञात करेंगे कि 20 सेंटीमीटर क्यूब बटा 100 सेंटीमीटर क्यूब इंटू 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे ये दोनों कट जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पे 20%। अगला प्रश्न है स्याही में उपस्थित रंगों को कैसे पृथक किया जाता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि क्रोमैटोग्राफी तकनीक की सहायता से स्याही के अवयव पृथक किए जाते हैं। तो इसके लिए हम लोग विधि लिखेंगे कि छन्ना पत्र की एक पतली पट्टी लेते हैं। इस पट्टी के आधार से लगभग 2 सेमी ऊपरी नीली स्याही की एक बूंद रख देते हैं। अब पट्टी के निचले भाग को कांच के एक बर्तन में रखें, जल में डुबो देते हैं। बर्तन के अंदर छन्ना पत्र लटका रहता है। फिर कुछ समय के पश्चात हम पाएंगे कि पहला कि छन्ना पत्र के ऊपर विभिन्न रंग वाले निशान ऊपर उठते हैं और दूसरा कि विलायक में अधिक घुलने वाला अवयव तीव्रता से ऊपर चढ़ता है जबकि कम घुलने वाला अवयव उसके पीछे पीछे चलता है। अतः हम लोग कह सकते हैं कि रंग के जो घटक जल में अधिक घुलनशील होते हैं वे तेजी से निकलते हैं और इस प्रकार रंग पृथक हो जाता है। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। 15 नंबर प्रश्न है जल का स्रवण दिखाने के लिए एक सरल प्रयोग का वर्णन करें। इसका उत्तर लिखेंगे कि स्रवण की क्रिया एक गोल पेंदी वाले फ्लास्क में कराई जाती है। इसे स्रवण फ्लास्क कहते हैं। इस फ्लास्क की गर्दन में एक पार्श्व नली रहती है जो एक संघनक से जुड़ी रहते हैं। इसे लीविंग संघनक कहते हैं। इसी संघनक में द्रव का वाष्पन ठंडक पाकर द्रवीभूत होकर एक ग्राहक में एकत्र हो जाता है। द्रव को स्रवण फ्लास्क में लेकर बालू ऊष्मक पर धीरे धीरे गर्म करके उबालते हैं तथा द्रव के वाष्प को संघनक होकर प्रवाहित होने देते हैं। वाष्प संघनक में ठंडा होकर द्रव में परिणत हो जाता है जिससे ग्राहक में एकत्र कर लिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे ये रहा इसका चित्र। तो आप लोग इसका चित्र भी यहाँ पे देखकर बना लेंगे। यहाँ पे सारे प्रश्न सॉल्व हो चुके हैं और अभी तक आप लोग इसके अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्नों के हल नहीं देखे हैं तो जाकर देख लेंगे। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। तो फिर मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।